ठीक है, ओके चलो। तो अब हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के मैंने बहुत से कंसेप्ट बताए, छोटे मोटे क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं पूरे 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसके पहले जो थ्योरी पोर्शन था आपका जो भी था XYZ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन लिखे, पहला लिखो, देखो डॉक्टर, इफ लाइट रे travels from air to water, if light ray travels from air to water, then find speed of light into water, then find speed of light into water, then find speed of light into water। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये देखें, तो अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब वही वैक्यूम की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो आपको शायद मालूम होगा वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोशिश करेगा ये याद रहे क्योंकि ये क्वेश्चन देगा नहीं वो। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मैं ये कहूँ वाटर, तो बताया गया है 4/3, ठीक है। यहाँ पर स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। आप एक देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बाई स्नेल्स लॉ, तो म्यू बी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, म्यू बी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर देखें μ1 v1 μ2 और v2। μ1 एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10⁸, μ2 वाटर है, μ2 क्या है, वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और वाटर में क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। यहाँ से आप देखें तो v2 इक्वल टू 3 × 3 = 9/4 10⁸, तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू वाटर 4 × 2 = 8 4 × 2 = 4 × 5 = यानी ये याद रखना, एक बात याद रखना दिमाग में, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, मैक्सिमम होता है। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी। बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्पीड में जितना टाइम लो उतना लिखे फटाफट। जहाँ जब बड़े क्वेश्चन में टाइम दे दूंगा, है ना। चलो, इफ लिखो, इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, क्वेश्चन लिख लिया करिए फटाफट, है ना। इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, if light ray travels from air to glass, then find speed of light into glass। सेम क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखें सेम क्वेश्चन बोर्ड पे ही है, बताइए क्या आएगा, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एयर v एयर म्यू ग्लास और v ग्लास, वहाँ भी लिख सकते थे, वाटर करके लिख सकते थे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और स्पीड आपको निकालना। 3 से 3 कैंसल, 2 क्रॉस हो गया, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्री? चलो कॉपी कर लो। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। लिखो बेटा। लिखो बेटा। देखो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन देखो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम स्मॉल ए। मीडियम का नाम क्या रख दिया है? स्मॉल ए रख दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम स्मॉल ए। क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल बी, मतलब मीडियम का नाम क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना। फिर से बोल देता हूँ। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम स्मॉल ए, कॉमा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल बी इज c/3। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ध्यान रखना, c/3, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है वेयर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब लिखो, एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम, एंड लाइट, देखो क्या छूट गया? क्या होश में रहते हो नहीं रहते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और क्या बोला? ये बोला सी को। हाँ, छुट्टी मार के बैठे हुए रहते हो बस, खराब। देखो, एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम स्मॉल ए टू स्मॉल बी मेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली with the normal yes। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोगों ने, बहुत बेसिक से। देखिए इन्होंने कहा है, कहाँ गया? ए मीडियम और बी मीडियम। तो ध्यान से सपोज करो कि ऊपर वाला मीडियम का नाम है मीडियम ए, नीचे वाले का नाम मीडियम बी है। लाइट रे, देखो शब्द का यूज़ किया वो देखो, उन्होंने यूज़ किया है कि कहाँ गया? लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? ए से बी में आ रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ए में जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और बी में देखो एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि ए जो है डेंसर मीडियम है और बी क्या है? आपका रेयर मीडियम है। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर ए मीडियम में लाइट की स्पीड क्या दी है? ए में दी है कि बी में दी है? क्या लिखा हुआ है? इस बी में दी हुई है। तो मीडियम बी में इसकी स्पीड कितनी है? c/3। और मीडियम ए में क्या कर रहा है वो? अपने से स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। सही बात है क्या? अब मुझे चीज़ समझाओ, इधर आओ। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए बाई स्नेल्स लॉ क्या पढ़ते बताइए? पढ़ते हैं। अगर आप ये देखें तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो मीडियम ए आएगा तो यहाँ मीडियम ए का एंगल आएगा, मीडियम बी यहाँ लिखा जाएगा तो मीडियम बी का एंगल आएगा। म्यू ए नहीं मालूम, साइन थीटा ए में कितना एंगल है? 45 डिग्री। ये म्यू बी और इसमें कितना एंगल है? 60 डिग्री। यहाँ से आप इजीली इतना बाई ए, म्यू ए बाई म्यू बी अगर निकालते हैं तो ये आएगा साइन 60 अपॉन साइन 45। वैल्यू लिख देंगे, अभी वैल्यू लिख देंगे। अगेन अगर आप देखें ध्यान से, अगेन देखिएगा, अगेन बाई स्नेल्स लॉ, ध्यान से रहिए बेटा। अगेन बाई अगर स्नेल्स लॉ, यहाँ पर म्यू बी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लैंग्वेज चेंज होती है सिर्फ। हमने बताया था म्यू लैम्डा इक्वल टू भी कांस्टेंट था। जहाँ लैम्डा की बात होगी यहाँ पर लैम्डा की बात कर लेंगे अभी। अब बताइए यहाँ पर म्यू ए स्पीड बी ए,
म्यू बी स्पीड वी बी। यहाँ से अगर वी ए अपॉन वी बी बोले तो ये आ जाएगा म्यू बी अपॉन क्या आ जाएगा म्यू ए। यहाँ पर क्या है, इतना बाई इतना तो है ही अपने पास, वहाँ पर क्या है म्यू बी बाई म्यू ए। ये पलट के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर बी ऊपर करना पड़ेगा और ये नीचे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, और अभी देखो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो है आपका साइन 45 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा साइन 60। बी ऊपर है ना, देखिए ये कितना आया बताइए। अच्छा बोलो, ये आया 1/√2 और ये होता है √3/2। थोड़ी मैथ्स लगा लीजिएगा, ये चला गया 2 ऊपर, 2 अपॉन √2 और √3। क्या आपको रेस्लाइज करना आता होगा, फिर 2/√2 तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आ गया √2/√3। बहुत करेंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड अपने पे करता है। अच्छा, उन्होंने हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए पूछा है, तो ए बी कहाँ क्रॉस हो जाएगा उस तरफ, तो वी बी और ये देखिए √2, मैं जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ इसको। अब देखिए VA² वी बी कितना दिया है C/3, ये जो है आपका C/3 और ये कितना था √2/3। दैट इज योर आंसर। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन तो बाकी नहीं कर रहा, अभी स्टार्ट किए हैं तो। हो गया क्या आपको बातें समझ में आ रही है? बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत हाई तक जाएंगे। हाई मतलब यह है कि अपने लेक्चर में ध्यान रखिएगा, अपन जो पहला जो राउंड ले रहे हैं इस समय मेंस के आसपास पहुंचेगा, मेंस प्लस में जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल एडवांस वाला क्वेश्चन नहीं, पहले मेंस को तो हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे अपन। ठीक है, ताकि हमें मेंस मतलब कि बोर्ड हमारे कोई प्रॉब्लम न खड़ा करे हमारे लिए। हो गया, क्वेश्चन लिखिए। देखो, इफ लाइट रे, क्वेश्चन लिखिए, बहुत उतना टाइम दूंगा लिखने का। इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ऑयल, कोई तेल वगैरह है ऑयल। ठीक है, आगे लिखो। इफ angle of incidence is 60 degree, angle of incidence is 60 degree and refracted ray and reflected ray and refracted ray and reflected ray are mutually perpendicular, then find refractive index of the oil, then find refractive index of the oil, then find refractive index of the oil। अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, इधर आइए बेटा, चलो हम आपको सिखा रहे हैं, इधर आइए। उन्होंने ये कहा, देखो ये जो है तो बेटा ये एयर है और ये कोई ऑयल है, इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, जो कि यही निकालना है अपने को। देखिए लाइट रे इस प्रकार से आई और उनका कहना ये है कि ये जो है एंगल 60 डिग्री, इसको में डायग्राम बना हुआ था, अब उन्होंने जो असली खेल खेला यहाँ पर देखिए। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं एक बात कि लाइट पूरी की पूरी कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, कुछ न कुछ तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है 100%। सीधी सी बात ये है यार कि अपन पानी पे ही देखें, कुछ न कुछ लाइट तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। वो अलग बात है, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा। अब उनका कहना ये है, देखिए बेटा ये लाइट यहाँ गई और कुछ पार्ट क्या हो गया इसका, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये जो OB है रिफ्लेक्ट वाला पार्ट है और OC कौन सा है, रिफ्रैक्ट वाला पार्ट है। उनका कहना ये है कि ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर है,
90 डिग्री पे है। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या करो आप कैलकुलेट करो। बड़ा सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब नोटिस करो पहले यहाँ पर देखो, पहली बात इसको मैंने आर मान लिया, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा का पूरा कितना होता है 180। तो 180 में से 90 + 60 150 चला गया, बचा आर। तो आर जो है सीधे दिख गया कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इजीली दिख रहा होगा आपको। बोलो सही बात है कि नहीं है? अब यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए बाई, बोलो क्या, बाई हमको स्नेल्स लॉ यूज़ कर लें। स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये जो आएगा म्यू एयर साइन थीटा एयर, आगे बोलो, म्यू क्या है ऑयल और यहाँ पे साइन थीटा ऑयल। म्यू एयर 1 हो गया और साइन थीटा जो है एयर में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। साथ में जो अगर जरूरत पड़े तो आप लोग साथ में लिख सकते हैं। आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो कोई बात, साथ में लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ टफ क्वेश्चन आएगा रुक जाइएगा, हाँ टाइम बच जाएगा अपना। ये 60 डिग्री ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया है तो म्यू निकालना है। और ये जो है आपका साइन 30 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब बताइए यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या आएगा बेटा, साइन 60 अपॉन क्या होगा बेटा, साइन 30। देखिए तो म्यू इक्वल टू साइन 60 √3/2 और साइन 30 बेटा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3 आ गया। क्लियर है? सही है? सही है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, उड़ गए? हो गया? एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? एक मिनट, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हटो लिखिए क्वेश्चन। A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index small n। जो पर म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वो स्मॉल n भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n, फुल स्टॉप। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज twice the angle of refraction, if the angle of incidence is twice the angle of refraction, रिफ्लेक्शन आ नहीं सकता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ तो इक्वल होते हैं हमेशा। ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
पढ़ लीजिए प्लीज़, बहुत बेसिक से उठाया मैंने आपको। देखिए कौन ट्वाइस है बताइए, कौन ट्वाइस है? ठीक, तो क्या इस बात को बच्चों मानते हैं दौड़ा, जैसे ये लाइट आई, ये गई, ये आई है और ये क्या है बेटा? आर। सही है ना? लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वैक्यूम से। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है। ये जो है आपका ये वाला, तो क्या हो गया? वैक्यूम। ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है, n n n n n m नहीं n, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बताऊँ आपको, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे यूपी में, बात करें यूपी में, तो वहाँ पर हम लोग के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो है n ही यूज़ होता था, ठीक है। जितने भी आप बुक्स पढ़ेंगे या जो लोग यूपी या बिहार या इस पट्टी से पढ़े हुए लोग हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n ही लिखते हैं, ठीक है। म्यू तो एमपी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। बोलो क्लियर बात से आगे क्या? इधर आइए, इन्होंने दिया क्या है कि i की वैल्यू को बोला है कि 2r है। देखो पहले i की वैल्यू क्या बोला है? 2r। अब मुझे बताओ, अब का लगाओ, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बाई, बोलो स्नेल्स लॉ, मुझे लगता है कि म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करना चाहिए। साथ में लिखते रहा जहाँ जरूरत लगे आपको, यहाँ रुकने जाए रुक जाया करिए, है ना। यहाँ पर म्यू एयर या वैक्यूम बोले, साइन आई हो जाएगा, वैक्यूम का एंगल हमने आई लेके रखा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर म्यू जो भी मीडियम है, और फिर ये साइन आर लिख देंगे। बोलो क्लियर है क्या? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, और आई जो है आई, जहाँ आई है वहाँ क्या लिख सकते हैं? 2r। म्यू को उससे क्वेश्चन में देकर रखा है स्मॉल एन, तो मैं स्मॉल एल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है साइन, बेटा थोड़ी मैथ्स लगाओ, तो थोड़ी सी मैथ्स लगा दो, जरा जा दो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यस, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 2 साइन आर कॉस आर, ये जो है आपका n, और ये हो जाएगा साइन आर, साइन आर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखो बेटा, कॉस आर इक्वल टू n/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2। अपने को r नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, अपने को r नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना है? i निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी मैथ्स लगाकर, r की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए? अच्छा, यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने को तो i निकालना था ना, सॉरी i, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू i/2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये n/2 हो गया। अब सुनते जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, एक मिनट रुक जाओ आप। अगर इन सब ऐसे देखो, क्या आप ऐसे बोल सकते हो i/2, कॉस उस तरफ गया, कॉस इनवर्स n/2, यहाँ से i इक्वल टू 2, और फिर ये आ गया कॉस इनवर्स n/2। बोलो क्लियर है क्या? एक तो ये ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन और देखो, ठीक है, ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। ये जो कॉस लिखा है, ये जो कॉस लिखा है, क्या इसको तुम ये लिख सकते हो क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर i/2 रूट के अंदर, क्या इस चीज़ को लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट के साथ लगाया था, कॉस थीटा आएगा बाहर, इस चीज़ को लिखा जा सकता है। देखो तो इज इक्वल टू क्या हो गया? n/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो 1 माइनस, बोलो क्या आएगा? साइन स्क्वायर i/2 इक्वल टू n²/4, ये उधर ये इधर, यहाँ पर साइन स्क्वायर i/2 इक्वल टू 1 माइनस n² क्या हो जाएगा आपका? 4 हो सकता है। यहाँ पर साइन i/2 लिखोगे, रूट लगा दोगे, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, चाहो तो ले लो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस n²/4। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा? i/2 इक्वल टू, बोलो बेटा, साइन इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आई क्या? वो अपने पर है 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस n²/4।
अब बताओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 4। डिपेंड इस बात पे करता है कि आंसर कौन से फॉर्मेट में दिया है। रुकेगा भी, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब और गड़बड़ हुआ वो देखिए। मान लो कि आप यहाँ तक पहुँच गए थे, जब आंसर मैच करना चालू किए वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। अब देखो खेल देखो, यहाँ पे cos i बाई 2 इक्वल टू आपने क्या लिखा है, n बाई 2 लिखा हुआ है। cos होता क्या है, आई थिंक बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे चुपचाप से ट्रायंगल बना लो। आपको मालूम है ये जो एंगल है क्या हो जाएगा, i बाई 2 हो जाएगा। बेस के नाम पर कौन होगा, ये तो परपेंडिकुलर का लाएगा, बेस के नाम पर ये हो जाएगा, एक मिनट को, बेस अपॉन बेस के नाम पर n होगा, हाइपोटेनियस के नाम पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये वाला इजिली क्या दिख रहा होगा आपको, बोलो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। सही बात है क्या? अब देखो डायरेक्ट साइन निकल के आ जाएगा यहाँ से। सही। अब यहाँ पर अगर मान लो आंसर tan के फॉर्म में है तो tan i बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है, बोलो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस एन स्क्वायर बाई एन। यहाँ से i बाई 2 इक्वल टू बोलो tan इनवर्स 4 माइनस एन स्क्वायर बाई एन, तो i इक्वल टू 2 tan इनवर्स, बोलो बेटा। तो ये डिपेंड करता है कि, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसाएगा वो आपको, तो स्वाभाविक सी बात है क्या करेगा वो, आपको हल्का सा जो फॉर्मेट वो चेंज करने की कोशिश करेगा वो। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? यस, कॉपी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखा करेंगे। यहाँ पर बहुत उलझाने वाला काम कर दो, सेक इनवर्स में, कॉट में किसी फॉर्मूले लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। यहाँ निकल गया, सिंपल सा ट्रायंगल बनाओ। अब जिस फॉर्मेट पूछेगा उस फॉर्मेट पे लेकर पहुँच जाओ उसको। ठीक है, प्रॉब्लम कोई? नेक्स्ट कहाँ गया क्वेश्चन? देखो बेटा, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया वाला? ठीक है, बड़े आगे लिखो। बोलो, देखो, a ray of light is incident, a ray of light is incident, a ray of light is incident on a parallel slab, on a parallel slab, on a parallel slab of thickness small t, of thickness small t and refractive index small n, and refractive index small n, refractive index small n, full stop. If the angle of incidence, if the angle of incidence, if the angle of incidence theta is small, if the angle of incidence theta is small, comma, then find the displacement in the incident and then find
द डिस्प्लेसमेंट इन द इंसिडेंट एंड देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। अब देखिए क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज है, आपको मैंने इसका डेरिवेशन करवा के रखा हुआ है। क्या आपको मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट करवाया था? ये वही है क्वेश्चन है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखो पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि एक स्लैब है इस प्रकार का, जिसकी थिकनेस बोला है टी है, ये एंगल आई, लो इंसिडेंट रे आई, ये गई, और आपको मालूम है ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ए बी इंसिडेंट है और सी डी जो है इमर्जेंट रे है। बोलो क्लियर है क्या? और मैंने सिखाया था कि बताया था कि इंसिडेंट और इमर्जेंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल, स्लैब पैरेलल तो है ही। फिर मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड करिए, ये जो है ये यही देखिए, ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच की क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैंने कहा था कि इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला करेंगे। बोलो हाँ है ना? तो वो हमसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था डेल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल डेसिमल में डेल्टा लिखते हैं। तो वो अपने से डेल्टा पूछ रहा था, और फॉर्मूला बताया था मैंने कि रट्टा मार लो साइन, ये आई था, ये आर था, मैंने कहा था रट्टा मार लो साइन ये, क्योंकि इसका डेरिवेशन करवा के रखा था। बोलो हाँ है ना? इस बार जो इन्होंने आई है उसे क्या दे के रखा हुआ है, थीटा दे के रखा है। इस क्वेश्चन में आई को थीटा बोल के रखा हुआ है, और थीटा स्मॉल बोला है। याद करो मैंने कहा था इफ़ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, उस केस में आपको बताया गया था ये तो रहेगा, जो साइन थीटा वो क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है, मतलब साइन आई आई बन जाएगा, साइन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा। ये टी के बाद यहाँ पर आ जाएगा आई माइनस आर, और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाता है। याद आया क्या? यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू टी तो ठीक है, आई को कॉमन ले लीजिए, आई बाहर करिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर बाई क्या हो जाएगा, आई। लाइट जो है यहाँ से इस मीडियम में आ रही है, इस यहाँ से इस मीडियम में आ रही है, तो बाई स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका आई, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू जो है आपका म्यू नहीं बोला उसने, एन बोला है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन आर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? स्नेल्स लॉ में नहीं आएगा, ये वैक्यूम है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने बोला कि भाई साहब आप एन ले लो। मैं बार बार एन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन भाई एन भी रहेगा, म्यू भी कुछ भी हो सकता है ना? क्लियर है? अब आई और आर स्मॉल है, स्वाभाविक सी बात है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू आई, और ये आ जाएगा, यहाँ से आई बाई आर बोलेंगे तो वो तो एन हो जाएगा। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला गया है टी हो जाएगा, ठीक है, नहीं यहाँ थोड़ी है, यहाँ है, ये जो है आपका टी, आई को उसने बोला है थीटा, मैं थीटा लेता हूँ, 1 माइनस आई बाई आर, यहाँ आर बाई आई है तो वो हो जाएगा 1 बाई एन, आंसर खत्म का। यानी अब हम इसका जो डेरिवेशन थोड़ी करेंगे बार बार, यार एक बार कर चुके हैं ना हम लोग, काम खत्म। तो लैंग्वेज चेंज किया है, चीज़ें वही बोला गया है।
क्वेश्चन लिखिएगा। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंगल, फाइंड द मैक्सिमम एंगल, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड in glass comma if a light ray is refracted from glass to vacuum, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोचे कि क्वेश्चन कौन सा है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला उसको दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब याद करें, क्रिटिकल एंगल बताया गया था आपको, याद है? क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने आपसे बात किया था। क्रिटिकल एंगल में ध्यान रखो क्या बताया था। ये आपका क्या है, ग्लास है, और ये बोले वैक्यूम बोले, लाइट यूं जा रही है ये, और ये जो एंगल है ध्यान रखिएगा इस समय क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब मैं क्रिटिकल एंगल सिंपल सी लिख रहा हूँ, IC कौन बार बार लिखे। आपको मालूम है कि लाइट अप्रॉक्स कहाँ जा रही होगी, एयर में जा रही होगी, और R इस समय 90 डिग्री हो चुका है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि अगर आपने इसको एंगल को और ऊपर किया तो लाइट क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। तो उसने ऐसा बोला है कि वो एंगल बताओ जब लाइट एयर में रिफ्रैक्ट होती है, यानी 100% क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्रिटिकल से अगर ज़्यादा हो गया तो लाइट वैक्यूम में क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी आप मैक्सिमम कहाँ जा सकते हो, क्रिटिकल तक ही जा सकते हो, उससे ऊपर किया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसने बोला नहीं रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए मुझे, करे रिफ्रैक्शन चाहिए मुझको। तो ये एंगल मैं कहाँ तक ले जाऊँ जिससे क्या हो जाए, लाइट वैक्यूम में क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए। इनडायरेक्टली क्या पूछा उसने, क्रिटिकल एंगल पूछा है घुमा के। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो कितना होता है, 3/, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो क्वेश्चन में देख रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बाई स्नेल्स लॉ, मैंने कहा है बस ध्यान देते रहो बस आप। बाई अगर आप स्नेल्स लॉ देखें तो क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास साइन थीटा ग्लास, ऐसे है ना, म्यू एयर और साइन थीटा क्या हो जाएगा, एयर। म्यू ग्लास ये और साइन सी म्यू एयर 1, और ये जो है आर मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आर 90 डिग्री। यहाँ पर देखें साइन 91 हो जाएगा, यहाँ पर साइन सी इक्वल टू 2/3, आपसे वो सी पूछ रहा है। तो ये देखो, इस पूरे क्वेश्चन ध्यान दो, उसने क्रिटिकल एंगल का नाम नहीं लिया था, तो आपको क्लियर है कह क्या रहा है आपसे, वो है ना, वो घुमाएगा आपको। ठीक है, अगला देखो ना, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, find the angle of refraction in a medium
ब्रैकेट में लिखा हुआ है म्यू इक्वल टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखा हुआ है म्यू इक्वल टू 2, कॉमा इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम, कॉमा करके इफ लाइट रे इज इंसिडेंट इन वैक्यूम, कॉमा मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल, मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। का विचार करिए, थोड़ा विचार करिए। विचार कर प्लीज, विचार करने के लिए बोला है। बताओ क्या उसने बोला है कि आई जो है 2c के बराबर है? देख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, ये एक मीडियम है जिसका म्यू दे के रखा है 2, ऊपर एयर यानी वैक्यूम की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इस सी है कितना, नहीं सी पहले कितना है, I2C बोला है उसने, I2C बोला है ना, तो पहले सी निकाल लो यार। ठीक है, लाइट डेंसर से एयर में जा रही है, तो बाई जो है अगर आप यहाँ पे देखें, बाई अगर स्नेल्स लॉ बोल दें तो क्या हो जाएगा, म्यू बोलो साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट म्यू, यहाँ का तो म्यू को म्यू बोल दो, नहीं म्यू को म्यू बोला है उसने ना, 2 बोला है ना, सॉरी ये, तो म्यू कितना हो जाएगा 2, थीटा ये वाला हो जाएगा c हो जाएगा, यहाँ पर एयर है तो म्यू 1 हो गया और साइन 90, तो यहाँ से साइन c इक्वल टू 1/2, और आप जानते हैं साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। ईजिली समझ में आ गया कि जो c है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यानी I कितना हो गया 60 डिग्री, 2 है I हो गया 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका एयर है, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखा है 2, लाइट यहाँ से आके यहाँ जाए, ये R जो है वही R आपसे पूछ रहा है और I के बारे में आपको मालूम है। अगेन जो है, अगेन यहाँ पर अगेन यूज़ करिए बाई, बोलो बेटा स्नेल्स लॉ, बोलो हाँ है ना, तो ये आएगा म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है क्या? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा म्यू एयर साइन थीटा एयर में, म्यू मीडियम जो भी मीडियम है और साइन थीटा आपका मीडियम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन थीटा एयर में एंगल कितना है आई मतलब हो गया 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, साइन आर, थीटा मीडियम मतलब आर, कोई आर अपने से पूछ रहा है। अब बताओ, ये होता है √3/2, ये 2 साइन आर इक्वल टू √3/4, अपने से आर पूछ रहा था तो साइन इनवर्स √3/4 आंसर, सही है? कॉपी।
हो गया? बिल्कुल समझ के चलिएगा कौन चीज़ कहाँ से भाग रही, कहाँ पे क्या चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी से चलाएं काम गड़बड़ा जाएगा आपका। ठीक, तो अभी आपको बेसिक समझ में आना चालू हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चन को डेप्थ में लेके चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लिखो, लिखो, इन द फिगर सोन, एक डायग्राम बना है। इन द फिगर फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइट रे, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइट रे, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइट रे with the normal in the medium of refractive index under root 2 of refractive index under root 2 of refractive index under root 2 देखिए, अब यहाँ पर ही देख के अजीब लगता है आपको 1 रूट 2 रूट 3। देखिए, उन्होंने इस प्रकार से दे के रखा है, ऐसे बहुत से। ठीक है, पहला 1 रूट 3 रूट 2, 1 कहाँ सबसे ऊपर, n1 1 रूट 3 रूट 2 2, एक और है 1.6 एंगल है 45 डिग्री यहाँ का। देखिए, अब पहली बात ये है, ये एंगल 45 दिया है। अब बातें याद करो। ठीक है, ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल। अक्का लगाई थोड़ा सा, कुछ सिखाया गया था वो देखो। ऐसे मैं डायरेक्ट बोलूँगा, देखो अभी 1 म्यू 2 2 म्यू 3, याद है क्या सिखाया गया था? यस, बस देखिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको। 1 म्यू 2 2 म्यू 3, ऐसे नहीं सिखाया था? 3 म्यू 4 4 5 ऐसे करके इक्वल टू 1 सिखाया था ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैं चीज़ सिखाता हूँ, वो सुनो पे डायरेक्ट। ये आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल ध्यान रखना चाहिए, पैरेलल होना जरूरी है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या मैं म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ? नहीं, हवा मत जाइए, हवा मत जाइए, पहले नीचे आइए जमीन पर। अब आपने हाँ बोला, अलग चीज़ है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, वही लगाऊंगा मैं। लाइट 1 से 2 2 से 3, अंडर रूट 2 वाले पूछ रहा है क्या? तो 1 से 2 2 से क्या हो गया 3। अब अक्का लगाते हैं, आइए। 1 से 2 2 से 3, बोलो क्लियर है क्या? 1 से 2 2 से 3, बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रही है? पक्का? अब थोड़ी सी अब जरूर लगाइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे इसमें। देखो, लाइट यहाँ से ऐसे आई होगी, ये एंगल आएगा 2 है ना, तो इसका काम करो, इसको बोल दो θ2। ये भी कितना हो जाएगा θ2। फिर इस मीडियम में आई लाइट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ3। नहीं हो जाएगा? यहाँ से लाइट आई तो आई आर, आर को मैंने क्या बोल दिया, 2 है तो 2 बोल दिया, 3 है तो 3 यहाँ बोल दिया। सिंपल सी बात ये है। नहीं क्लियर हुआ? ठीक, ये बताओ इसकी वैल्यू को आप क्या एक मिनट, ये बड़ी बात समझ में आ रही नहीं आता यहाँ पर? फिर से रिपीट करो। 1 से कहाँ आ रही है 2 में, फिर 2 से कहाँ जा रही है 3 में। रुको, एक बात और समझाओ, नहीं तो पढ़ा जाओगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तुम। बाई स्नेल्स लॉ, क्या तुम इस बात को मानते हो कि म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होता है? ध्यान दो, देखो 1 से लाइट कहाँ आ रही है
1 से 2 में। तो क्या तुम ऐसे लिखोगे बेटा, μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। हाँ, अब बताओ, अब लाइट कहाँ से आ रही है बेटे, 2 से 3 में। बताओ क्या लिखोगे, μ2 sin थीटा 2 इक्वल टू बोलो μ3 sin थीटा 3। ये दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट बोलो μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ3 sin थीटा 3, या डायरेक्ट बोलो कि μ sin थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। खत्म कहा। तो रट्टा मारो, क्या चीज आपस में क्या है, पैरेलल। डायरेक्ट भाई साहब, यहाँ का एंगल दिया है, कहीं का पूछ रहा है, यहाँ का दिया है ना, और कहीं का पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या मारो, μ sin थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसके बाद ये वाली लाइन कौन सा 1 में दिया है, 1 में दिया है, और 3 का एंगल पूछ रहा है। यस, डायरेक्ट क्या जाएगा, μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ3 sin थीटा 3। पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्ट मार दो, खत्म काम। नहीं आया, अब बताओ क्या हो जाएगा। अब डायरेक्ट उठा लें यहाँ पर, ठीक है, इस ए सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। μ sin थीटा 1 μ3 sin थीटा 3, ये कितना है 1, ये कितना दिया है 45, ये दिया है √2, और ये वाला एंगल अपने से पूछ रहा है। सही बोला ना, ये वाला ये पूछ रहा है। ये कितना होता है 1/√2, √2 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा 3 1/2 एंड दैट इज 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंगल आ गया थीटा 3। तो आप कभी कभी इसको डायरेक्ट ऐसे करा करेंगे, हम इतना बवाल नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या आपसे बच्चों को बेसिक समझ में आ गया पूरा एक बार, ठीक है। अब एक बार बेसिक रिवाइज करिए, फिर पढ़ाते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल पे आते हैं, ठीक है। फिर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एरो बनाइए, इसमें एरो बनाइए, रेस में एरो नहीं है बेटा।